क्लियर है? इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है प्लानिंग कमीशन पूरी तरह से। क्या हुआ? अटेंडेंस शीट किसके पास है? क्या नहीं है क्या? जमा करो साइड करके ये छोड़ो कि कमाई करने के लिए अभी लोग हमने क्या कर दिया है? चले जाओ। किसके पास है? किसी के बैग में रख गया हो कापी में चेक कर लो सब लोग। जहाँ ये सामान रखा रहता है यही रख देना चाहिए। नहीं मिला अभी? देखो भाई आप लोग पीछे क्लास में देख लो, पता करो। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। ठीक है। इसके जो योजना आयोग था, योजना आयोग का जो संगठन था, ठीक उसी की तरह इसका भी एक संगठन है। ठीक है। यह भी क्या है? एक गैर संवैधानिक है। क्या है? और संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची और समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 7वीं और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन आपको उठाता है ये किसके बदले बनाया गया? योजना आयोग को समाप्त करो। योजना आयोग को समाप्त करो। ठीक है। योजना आयोग को समाप्त क्यों किया गया? भाई कोई संस्था में अगर कोई कमी रहती है तभी तो उसे समाप्त किया जाता है। आज़ादी के बाद से लेकर के 70 सालों तक में भी उसमें बहुत विशेष जिस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया था वो आपके सामने परिणाम नहीं आए। तो योजना आयोग का कार्य कौन था और किससे सब नुकसान था? योजना आयोग के 2 प्रमुख कार्य क्या थे बताइए? 2 प्रमुख कार्य। हाँ? सबसे पहला काम था इसका योजनाओं का, पंचवर्षीय योजनाओं का, 5 वर्षीय योजना का निर्माण। और दूसरा निर्माण के साथ साथ क्या था? क्रियान्वयन भी था। क्या था इसका? क्रियान्वयन और क्रियान्वयन।
योजना आयोग करता था। और क्या करता था? और क्या करता था मुख्य रूप से? बताइए। मैं पढ़ा भी चुका हूँ भाई, लिखा भी चुका हूँ, उसके बावजूद भी अगर नहीं बोलेंगे आप लोग तो फिर चिंता का विषय हो जाता है मुझे। फिर एग्जाम में कैसे आप लोग करेंगे? अनुराधा बताओ। वो तो निर्माण कार्य योजनाओं का तो हो गया सब उसमें। अनुराधा बताओ भाई। वो तो सब हो गया, योजनाओं का निर्माण सब हो गया उसमें। हाँ? हाँ? और वो तो योजनाओं का निर्माण में तो आ जाएगा, क्रियान्वयन दोनों आ गया। इसी दो शब्द में सब समेट गया है। और एक बहुत प्रमुख कार्य है, हाँ? बोलो बेटा। चलो कोई बात नहीं है, आप दिमाग को लेकिन बल जरूर दिया कीजिए। दूसरा ये था कि वित्त का आवंटन, केंद्र और राज्यों में धन का, वित्त का आवंटन था प्रमुख रूप से था। केंद्र और राज्य के बीच वित्त आवंटन। क्लियर हुआ? ये तो प्रमुख ही काम थे पेट्रोलियम आयोग। इसके सिवा और कुछ काम नहीं करता था। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यह योजना आयोग मूल्यांकन कार्य नहीं करता। इसलिए कुछ भी करें कोई देख रेख करने वाला नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था प्रधानमंत्री के द्वारा। उनके भी 4 सदस्य होते थे, केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त होते थे, प्लस लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सदस्य हुआ करते थे। ठीक है ना? अब इसी को देखते हुए यहाँ पे भी आपका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? पीएम। और दूसरा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होगा? हाँ? तो किसके द्वारा नियुक्त होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा। पहला नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा आप, ये पहले थे। ठीक है ना? इसके बाद कौन हुए? राजीव कुमार हुए। उसके बाद कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल थी। गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे? देश के सभी सीएम। देश के सभी सीएम। इसके अलावा उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। इसके बाद पूर्णकालिक पदेन सदस्य।
अंशकालिक पदेन सदस्य होंगे। कितनी संख्या होगी इसकी? इसकी संख्या 4 होगी। और कहां से आएंगे ये लोग? ये 4 लोग कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री। क्या होंगे? केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर। वर्तमान में कौन कौन है? वर्तमान में चारों कौन कौन है? पहला नाम राजनाथ सिंह, दूसरा नाम था लेकिन वो नहीं रहे, तीसरा नाम और चौथा नाम। कौन कौन है? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, चारों। ठीक है। उसके बाद अंशकालिक सदस्य। क्या होंगे वो? अंशकालिक पदेन सदस्य। ये कौन होंगे? इसकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ये कहां से लिए जाएंगे? ये कहां से लिए जाएंगे? ये कौन होंगे? ये देश के विद्वान, विषय विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर होंगे विश्वविद्यालय में, ठीक है, संस्था के प्रमुख होंगे, ऐसे लोग जो शोध संस्थान की नवोन्मेषण के आविष्कारकर्ता होंगे, सदस्य होंगे, क्या होंगे? वो अंशकालिक सदस्य होंगे। 2 साल बाद फिर उनके स्थान पर कोई दूसरा आएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? उनकी संरचना आया। ठीक है, ये आपके नीति आयोग की संरचना है। अच्छा, इसका एक सीईओ होगा, छठवां होगा सीईओ। सीईओ का मतलब क्या है? सीईओ सीईओ क्या मतलब होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है ना? जो उपाध्यक्ष के बाद सीईओ होता है पूरी गवर्निंग बॉडी का। वो कौन है वर्तमान में? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है ना? ये याद होना चाहिए सभी को। ये क्लियर हो गया आपका? अब इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य और कार्य, यही ना 2 चीजें। उद्देश्य लिख लीजिए आप लोग, लेकिन इसका उद्देश्य में पहला पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं। राष्ट्र उद्देश्य है, नीति आयोग का उद्देश्य लिखिए पहला, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा पॉइंट है सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण
सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, संघवाद को बढ़ावा देना। आगे, ग्राम स्तर पर योजनाओं ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना, निर्माण हेतु तंत्र या सिस्टम विकसित करना। इसका एक उदाहरण कोई है आपके पास जो केंद्र सरकार ने चलाई है? ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना। ग्रामों को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना का फॉलो किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन विलेज वन प्रोडक्ट। ठीक है ना? कोई गांव ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल गांव ही हैं, लेकिन वहाँ पे घर में चले जाइए तो सब कारखाने की तरह से काम करते हैं। कहीं पे नटबोल्ट का निर्माण होता है, कहीं पे स्क्रू ड्राइवर का होता है, कहीं पे मोटरसाइकिल के उसका क्या बोलते हैं कार्बोरेटर का, तो कहीं के शीशे का होता है, कहीं कुछ होता है। पूरा गांव ही इंडस्ट्री में तब्दील होता है वो, है ना? यहाँ के आज तक क्या प्रोडक्ट है स्पेसिफिक? सदर पत्थर का है। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? बालू तो है ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ किया जा रहा है, उसके प्रोडक्ट नेशनल लेवल पर हैं और यहाँ के किसान हैं वो उत्पादन कर रहे हैं, है ना? क्या नाम है उनका? प्रेम सिंह। ठीक है। और इसके अलावा ऐसे ही मतलब प्रत्येक गांव का, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक जिले का एक प्रोडक्ट है जिसके विकास के लिए सरकार योजनाएं भी बना रही है, आपको सहयोग भी दिया जा रहा है। आगे चलिए। आर्थिक प्रगति से, अगला पॉइंट, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर, आर्थिक विकास से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। वंचित वर्ग से क्या अभिप्राय है? आर्थिक रूप से कमजोर वो कौन से लोग हैं और कितनी आबादी है? उसके अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया में सभी आ जाते हैं। एक औसत व्यक्ति कितना कमा लेता है? कितने डॉलर? क्या सभी को रोजगार मिल जाता है? तो ऐसे कितने लोग हैं देश में जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है? ऐच्छिक बेरोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी। तो ऐच्छिक बेरोजगारी कितने लोगों की संख्या होगी? ऐच्छिक समझ रहे हैं आप लोग? क्या अपनी इच्छा के अनुसार बेरोजगार है? और अनैच्छिक एक निश्चित
मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम उनको नहीं मिलता, वो अनैच्छिक बेरोजगार हैं। इसकी संख्या कितनी है? बोलिए। और इसमें भी संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र हैं। प्राइवेट क्षेत्र तो बिल्कुल अलग है, एक संगठित क्षेत्र, एक असंगठित क्षेत्र, एक प्राइवेट क्षेत्र और एक सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों चीज में बंटवारा है। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ जो भी लेबर है वो असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा है, प्राइवेट में भी बहुत कम है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी बहुत कम है। जो आप क्या बोलते हैं उसको, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी से क्या मतलब है? मौसम के अनुसार आप बेरोजगार हो जाते हैं। इस समय कोई गांव में खेत में चले जाए, कोई बेरोजगार नहीं है। क्यों? क्यों? कहीं धान रोपा जा रहा है, तो कहीं गेहूं की तैयारी होगी, तो कहीं सरसों की तैयारी होगी, तो कहीं आलू की तैयारी हो रही होगी। इसलिए कोई बेरोजगारी समय नहीं है। और जैसे इसे खाली हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 4 महीने का सीधे भागेंगे कहाँ? बॉम्बे, गुजरात, सूरत, पंजाब। क्यों जाएंगे? वो बेरोजगार हैं, जाएंगे कमा के लाएंगे, फिर खेती में उसको लगाएंगे, है ना? तो इसकी आबादी कितनी है? लगभग 70% जिनकी आबादी यानी जिनकी इनकम $2 से भी कम है। $2 का मीन्स ₹200 ही मान लीजिए। प्रति व्यक्ति को अगर कोई काम मिलता भी है तो 10 दिन काम मिलता है, 20 दिन या 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन काम नहीं मिलता है, तो औसत एवरेज महीने मंथन लगाएगा तो कितना हो जाएगा? हो गया कि सिर्फ $2। और $2 से अगर कम है तो गरीबी की रेखा की वो नीचे है, गरीबी की रेखा के ऊपर है ही नहीं है। लेकिन परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी बहुत कम है कि नहीं? आगे चलिए। तो इन लोगों पर सरकार का क्या है? ध्यान देना है कि उनके आय के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे सशक्त रूप से मजबूत किया जाए। जैसे किसान हैं, किसानों को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले कि उनकी आय को दुगुना करने का प्रयत्न किया। कैसे? कृषि में वैज्ञानिक खेती के द्वारा, कमर्शियल खेती के द्वारा, पशुओं को क्या है? पशुओं के वृद्धि के द्वारा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा ना, इससे क्या होगा? कुक्कुट है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है, ये क्या है? आपके रोजगार का साधन भी है और इनकम का स्रोत भी है। इस पर गवर्नमेंट पूरी तरह से ध्यान दे रही है ताकि ऐसे सभी लोग के पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी आ सके, यानी आय उनके पास बढ़ सके। इसके अलावा चलिए आगे। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना। एक मंच तैयार करना। अगला पॉइंट देखिए इसमें, रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का रणनीतिक और दीर्घावधिक यानी दीर्घकालीन, उसको ऐसे लिखिए, रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों तथा कार्यक्रमों का
ढांचा तैयार करना। बातें क्लियर हुई उद्देश्य आपको? क्या क्या उद्देश्य हैं ये आपके दिमाग में पूरी तरह से रटा होना चाहिए, ठीक है ना? राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता में क्या क्या है? पहली चीज जोड़िए। बोलिए, राष्ट्र की प्राथमिकता में क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा, ठीक। इसके अलावा शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य, ठीक है ना? ये आपको प्रथम दृष्टिया इस पर सरकार की प्राथमिकता है। इसी को दृष्टि में देखते हुए आपकी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। कौन सी चेंज हुई है पॉलिसी? नई शिक्षा नीति 2020, 22 नहीं, नई शिक्षा नीति 2020। इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति चल रही थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इससे पहले ये भी मिलाने को आता है इसमें कि किस साल में कौन सी शिक्षा नीति जारी की गई। गुड डिस्पैच, हंटर, ये सब है ना? ये सब आप लोग को हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, ये हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना? प्राथमिकता पर तौर पर। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि योजना आयोग में राज्यों को महत्व नहीं दिया जाता था। सभी कुछ क्या था? केंद्रीकृत था। जो सेंट्रल कमीशन ने कह दिया, यानी केंद्र सरकार ने जो कह दिया, राज्यों को पालन करना होता था, चाहे वह नीति उनके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उनको क्या करना है? फॉलो करना है। लेकिन योजना आयोग में इसके लिए क्या किया गया है? क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है और जो क्षेत्र जैसा है उसकी समस्याओं के समाधान के लिए उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल को सम्मिलित करते हुए उनके अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी, ठीक है? उनको क्या होगा? परामर्श दिया जाएगा, सलाह दिया जाएगा और ड्राफ्टिंग की जाएगी ताकि वो विकास कर सके। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नीति आयोग क्या हुआ आपका? थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब क्या हुआ? टैंक में क्या होता है? टैंक में क्या होता है? भंडार, चाहे वो जल का हो, चाहे वो ज्ञान का हो और चाहे संसाधन का हो, है ना? और थिंक में क्या होता है? थिंक में क्या होता है? हाँ, सोच, विचार। यानी इस कॉलेज को बेहतर कराना है तो आपके पास कौन कौन से आइडिया हैं, कितने अच्छे आइडियाज हैं जो ये कॉलेज बेहतर से बेहतर हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, है ना? और यहाँ के विद्यार्थी केवल अपने क्षेत्र के ही नहीं बल्कि केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर, देश लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी प्रतिभा कायम हो सके और प्रतियोगिता कर सके। इसके साथ ही साथ वो क्या कर सके? इनोवेशन। क्या कर सके वो? इनोवेशन, कि देश की समस्या के समाधान के लिए कौन सी नीति हमारे लिए कारगर है। जैसे जो नीति पूर्वोत्तर भारत के लिए वो उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगी, लेकिन पहले योजना आयोग में ऐसा ही था। नीति आयोग में क्या हुआ? पूर्वोत्तर की समस्या अलग है, गुजरात की समस्या अलग है, मध्य प्रदेश की समस्या अलग है और केरल की समस्या अलग है। तो उन समस्याओं को देखते हुए क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हुए
और देश के सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के सहयोग से इसका निर्माण किया जाता है और उसके अनुसार उनको करना होता है। और नीति आयोग कभी भी धन का आवंटन नहीं करता है, ये आप लोग उत्तर पर बोलेंगे। वर्ली केवल थिंक टैंक के रूप में काम करता है, परामर्श के रूप में काम करता है, रणनीति देता है, लेकिन धन का आवंटन नहीं करता है, जैसे कि योजना आयोग में होता था केंद्र और राज्यों के बीच। क्लियर है जी? इसमें कोई संशय किसी को? ठीक है। आवंटन यानी वितरण यानी देना। योजना आयोग क्या करता था? राज्यों को धन देता। किसके लिए? योजनाओं के निर्माण और विकास के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? इसके अलावा इसमें जो नीति आयोग काम करता है वो केंद्रीकृत रूप में काम करता है या विकेंद्रीकृत रूप में? है? विकेंद्रीकृत रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत, इसका क्या मतलब? केंद्रीकृत योजनाएं और विकेंद्रीकृत योजनाएं। देश के विकास के लिए केवल एक सेंट्रल बिंदु ये है, वे क्या है? केंद्र है। और ये हो गया, ये केवल सेंट्रल पावर एक यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये क्या हो गया? देश के अंदर क्या हो गया? बांटना, बिखेरना। केंद्रीकरण का मतलब केवल एक जगह, केवल दिल्ली ही नहीं है इसका पावर, यहाँ भी होगा, चेन्नई भी होगा, बॉम्बे भी होगा, मद्रास भी होगा, यूपी भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, हर जगह। यानी हर जगह क्या होंगे? उसकी आवश्यकता के अनुसार पावर सेंटर के रूप में काम करेंगे, विकेंद्रीकरण के रूप में काम करेंगे, तो एक जगह नहीं। जैसे महाराष्ट्र या इलाहाबाद को ले लीजिए और बांदा हो गया क्या? कितना टाइम लगेगा? 4-25 आधा घंटा। मैं कहाँ बोल रहा था? हाँ, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। तो इसमें नीति आयोग में क्या करना है इनका? कि सभी योजनाओं को विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है ना? केंद्रीकृत के रूप में काम नहीं करना है और धन का बंटवारा नहीं होगा। और दूसरी चीज थी कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन। नीति आयोग में 3 तरह के निर्माण कार्य ड्राफ्टिंग की जाती है। कैसे कैसे? एक तो 15 वर्ष का दीर्घकालीन विजन, सो क्या कहेंगे? दीर्घकालीन विजन। इसके बाद 7 वर्षीय क्या होगा? रणनीति और 3 वर्षीय कार्यकारी एजेंडा। इस 3 प्रारूप पर नीति आयोग कार्य करेगा, सुझाव देगा, रणनीति बनाएगा, है ना? उस देश के या उस राज्य के उनको क्या करेगा? परामर्श देगा, सहयोग देगा। केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, उस डिस्ट्रिक्ट में भी जाएगा, उस गांव में भी नीति आयोग जाएगा जहां कोई गांव किसी चीज के लिए फेमस है या वहां की जो समस्याएं हैं। जैसे बांदा का नरैनी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है?
कुपोषण के लिए, वहाँ के बच्चे क्या हैं, कुपोषित हैं। तो वहाँ के लिए क्या हुआ, यूएनओ की टीम आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी टीम आती है जांच करने के लिए, और वहाँ पे एक सुझाव देती है कि यहाँ के बच्चों को लिए क्या खाने को दिया जाए, यहाँ के क्षेत्रों के लिए क्या बंटवाया जाए, वहाँ के कॉलेजों के लिए यदि छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ के लिए क्या किया जाए। तो इस प्रकार की रणनीति कौन बनाएगा, नीति आयोग। इसीलिए इसमें शोध संस्थान के सदस्य होंगे, पदेन सदस्य भी होंगे, और सीएम तो होंगे ही होंगे, राज्यपाल तो होंगे ही, है ना, और क्षेत्रीय परिषद में वहाँ के जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना। अब इसके अलावा है संघवाद। एक आपने लिखा था सेकंड, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण। इसका क्या मतलब है, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण। अगर राज्य क्या होगा, मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। आपका देश कैसा है, संघवाद है या क्या है, या केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत तो है लेकिन संघवाद है, यानी राज्यों का एक क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। उन राज्यों के मजबूत से राष्ट्र के मजबूत होने का संकल्पना की गई है, और उसमें संघवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है। संघवाद यानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया है। इससे पहले कभी भी राष्ट्रीय योजनाएं या राष्ट्रीय शब्द नहीं जोड़ा जाता था, कि वर्तमान समय में देखिए कोई भी चीज़ चलाई जाए उसमें राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय जरूर जुड़ा होता है ना, ताकि लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भी भावना सद्भावना जग सके और उसके लिए वह कार्य कर सके। इसके अलावा अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय क्या मतलब हुआ, अंतर क्षेत्र क्या मतलब, हाँ, एक क्षेत्र के अंदर, एक क्षेत्र यानी शिक्षा क्षेत्र आ गया, शिक्षा में कौन कौन आएगा, प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर शोध। ठीक है ना। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, शोध पीठ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, है ना, सबका एक क्या होना चाहिए, ये तो हुआ ही बात। अब प्लस यहाँ नहीं, यहाँ तक तो आपके केवल प्रदेश का होगा। इसके अलावा आपके महाराष्ट्र की शिक्षा पद्धति, गुजरात की शिक्षा पद्धति, और केरल की, जम्मू कश्मीर की और पूर्वोत्तर की शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए। अभी जो शिक्षा नीति है आपकी, आप बांदा में पढ़ रहे हो, जो अगर आपके फादर या आपका जाना हुआ दिल्ली या केरल, तो आपको विषय चेंज करने नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको क्या करने होंगे। जैसे आपने कहा आर्मी में ट्रांसफर होता है ना, जम्मू से सीधे केरल, महाराष्ट्र से सीधे उत्तर, वैसे आपकी भी एजुकेशन का ट्रांसफर होता है और क्रेडिट बैंक क्रिएट होता है। तो अगर आप यहाँ पे हैं और आप खुदा करता आप चाहते हैं कि मैं विश्वविद्यालय जाना चाहता हूँ या इलाहाबाद पढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ एप्लीकेशन देंगे, यहाँ एप्लीकेशन देंगे आप, और आपका लिखित रूप में वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चले जाएंगे और जाके आपका एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ाई वहाँ। क्या इससे पहले संभव था? तो अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय, अंतर क्षेत्रीय का मतलब केवल स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अंतर क्षेत्रीय का मतलब पूरे देश, और अंतर विभागीय का मतलब जैसे एक विभाग है
कोई कार्य करता है और उसी क्षेत्र में दूसरा विभाग भी काम करता है। जैसे हाँ, सिंचाई विभाग हो गया और वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग क्या होगा? जो एक दूसरे से लिंक्ड हो। जैसे सीवर का काम होता है, अलग विभाग है उसका। रोड है, उसका विभाग बिल्कुल अलग है। विद्युत है, उसका विभाग पूरी तरह से अलग है। लेकिन जिस क्षेत्र में जिस वर्ग पर काम करेंगे, तीनों चारों विभाग एक साथ काम करेंगे कि पहले किस चीज़ का निर्माण किया जाए। पहले रोड का निर्माण कर दिया जाए कि उसके बाद सीवर का। पहले क्या होना चाहिए? पहले सीवर का होना चाहिए, नाली का निर्माण हो जाए, उसके बाद फिर विद्युतीकरण का होना चाहिए, ठीक है ना, वाटर लाइन का हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तब किसका होना चाहिए? रोड का। और ये काम अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो रोड वाला पहले तैयार होता है, पैसा पहले होता है, कहते पहले रोड बना दो। फिर क्या होता है कि वो आ गया, कौन आया? जब सैनिटेशन वाला आया तो कहा कि भाई क्या करना है, हमको बनाना है, गवर्नमेंट का आदेश है। तो क्या करेगा? जगह तो कहीं रहेगी नहीं, तो बीचों बीच बनी बनाई सड़क, कितनी भी अच्छी सड़क क्यों ना हो, बीचों बीच से जैसे भी चलवाना शुरू कर देगा। होगा कि नहीं होगा? फिर उसके बाद वो भी बन गया। तीसरे पर आगे कि हमको पानी भी उपलब्ध कराना है उस क्षेत्र में, तो क्या करेगा? फिर उसके किनारे से रोड को फिर खोदना शुरू करेगा। तो कितनी संसाधनों का अपव्यय होता है और लोगों को कितनी कठिनाई होती है। इसको रोकने के लिए इसका एक मंच तैयार किया गया है। उस मंच पर सभी की सहमति से और क्रमवाइज वो काम करेंगे, तब जाकर के आपके संसाधनों का, आपके देश के संसाधनों का विकास। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके अलावा आपको और 6 पॉइंट में कोई दिक्कत? मैंने 6 पॉइंट समझा दिया। और कोई दिक्कत नहीं? देखिए क्या 4 पॉइंट क्या? सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना जो आपको देश है एक कार्य के रूप में प्रमुख रूप कार्य है इसका कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता बनी रहे, देश के विकास को कोई आंच न आने पाए। जैसे एक समस्या थी क्या? जम्मू कश्मीर की समस्या। जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए आप बता सकते हैं कि नीति आयोग के सदस्यों ने और वहाँ के लोगों ने कितनी विजिट किया? कम से कम 50 बार नीति आयोग के लोगों ने वहाँ जाकर सर्वे किया, वहाँ की समस्याओं को आंका और सब कुछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया। उसके बाद जाकर फिर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने मिल करके उसको, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश में, उसको किसने दूर किया? नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य बहुत बड़ा योगदान थिंक टैंक के रूप में कि वहाँ पे क्या है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या होगी, इसके बाद की सिचुएशन क्या होगी। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया जरूर होती है। पहले पत्थर चलते थे, वहाँ पे क्या पत्थर चल रहे हैं? देश का बंटवारा भी हो गया, मतलब वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 3 भागों में बांट दिया गया है ना। एक प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया है ना। एक को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और एक को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन चुनाव भी नहीं। क्यों? वहाँ के हालत जब समान हो जाएंगे और उनको दिया जाएगा स्टेट के पर, लेकिन सभी स्थिति समान और हो जाए तो ठीक है ना। तो ये किसका योगदान है? थिंक टैंक का, यानी आपके नीति आयोग का। ड्राफ्टिंग कौन किया था? नीति आयोग, ठीक है ना। अरुणाचल की समस्या होती है या चीन की कोई बात आती है तो नीति आयोग उसमें प्रमुख रूप से सहयोग है ना। वो टैंक है पूरे देश की समस्याओं के लिए, उस पर विचार मंथन चलते हैं, उस पर डिस्कस होता है, बहस होता है और किसका? सभी लोगों
और उससे एक नीति निकलती है सर्वमान और उस पर कार्य किया जाता है तो संघ का निर्माण होता है। तो संघवाद को बढ़ावा देता है। अनुवीक्षण और मूल्यांकन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना दूसरा काम है। अनुवीक्षण का मतलब क्या हुआ? अन्वेक्षण समझते हैं आप लोग? कार्यों का अन्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, यानी जो भी कार्य क्रियाकलाप किए गए हैं जो कि वर्तमान है उसका निरीक्षण करना, निरीक्षण के साथ उसका फिर क्या करना? मूल्यांकन करना। मूल्यांकन से क्या स्थिति होगी? क्या क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हमारे ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होगी जो हमारे पढ़ाने का क्या करेगी? निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन अलग हो जाएगा, निरीक्षण करेगा। क्या वो टाइम से आते हैं, क्या जो विषय वस्तु उसको पढ़ाते हैं या केवल गप्पाजी करते हैं, है कि नहीं? आपकी परीक्षा से संबंधित वो सभी तथ्य आपको टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। फिर उसके बाद अधिकारियों के कुछ पैनल बनेंगे, वो देखेंगे हमारे वीडियो को देखते हुए कि जो भी मैंने पढ़ाया है क्या बिल्कुल सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है कि नहीं, काम की चीज़ की है कि नहीं। जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर वो नहीं है, इसके अलावा आपका क्या है? फीडबैक कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, हमारे काम की चीज़ है कि नहीं है, या केवल फालतू चीज़ पढ़ाते हैं या केवल टाइम पढ़ाते हैं, टाइम पास करते हैं जो आपके काम की योग्य नहीं है। तो आप लिख देंगे कि दिस टीचर इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पज, सो दैट इसको आउट किया जाए, चेंज किया जाए, कम आउट किया जाए, बाहर किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा? अनुवीक्षण और मूल्यांकन होगा। ठीक है ना? आप लोगों ने किसी एक टीचर का मूल्यांकन किया था, उसको हटाया गया। उसके अलावा है संसाधन केंद्र, अगला पॉइंट है संसाधन केंद्र और संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। क्लियर हो बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? क्या संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र में क्या डिफरेंट है? संसाधन में क्या होगा? रिसोर्स। आपके देश के अंदर संसाधन है कि नहीं है, और कितने संसाधन है, और कितने संसाधनों की आवश्यकता है, और कितना होना चाहिए, इस पर आपका नीति आयोग कार्य करेगा। और ज्ञान केंद्र का मतलब नॉलेज हब, यानी इनोवेशन, स्टार्टअप, भारत निर्माण, विजन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब क्या है? स्मार्ट इंडिया, हाँ, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, ये सब क्या है आपका? ज्ञान केंद्र है। स्वयं, स्वयं क्या है? हाँ? स्वयं, SWYAM, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। बोलिए। हाँ? टीवी चैनल तो नहीं है, लेकिन वैसे ही मिलता जुलता रूप है। इस पर कोई भी पढ़ाई, प्रशिक्षण, किसी भी क्षेत्र का ऑनलाइन घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर करके पढ़ सकते हैं, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और उस चीज़ की स्पेसिफिकेशन आपको दी जाता है, आपको कोई काम आप कर सकते हैं। स्वयं पोर्टल है, ठीक है। उच्च शिक्षा का, वो भी किसका? उच्च शिक्षा का, माध्यमिक और बेसिक का
ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। इसको और हम जब पढ़ाएंगे तो उसका उच्च शिक्षा में जब पढ़ाएंगे तो उसको पूरा डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ आपको कि नीति आयोग का क्या कार्य है? देश के अंदर संसाधन का केंद्र बनाना और ज्ञान का केंद्र, नॉलेज हब को बढ़ावा देना या उसका निर्माण करना, ठीक है ना। जैसे अमेरिका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उसका विकास किस पर निर्भर करता है? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेशन पर। उसकी पूरी इकोनॉमी, पूरा मार्केट वो उसके इनोवेशन पर है। जो आप सोचते हैं उसे सबसे पहले बना के रख चुका होता है 50 साल पहले का। 50 साल आगे क्या होगा वो पहले ही बना करके निर्माण करके रख लेता है और फिर पूरे विश्व को उकसाता है, फिर करता है, फिर उसको बेचता है। उसे क्या करता है? वो पूरे विश्व में बेचता है और सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। और डॉलर पूरे विश्व में एकमात्र डॉलर का राज्य है। क्या और कोई राज्य है? कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में चले जाइए तो डॉलर का मूल्य सबसे ऊंचा है। डॉलर में उनका सब कुछ निर्धारण होता है, मूल्यांकन किया जाता है। हमारे यहाँ रुपये क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारी मार्केट क्वांटिटी है ही नहीं उस तरह की, क्योंकि हमारे पास इनोवेशन है ही नहीं है। जो पहले कहीं इनोवेशन होता है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, कहाँ पर होता है? अमेरिका में, दूसरे पर चीन। आपके पूजा के जो देवता हैं वो भी कहाँ बनते हैं? मिट्टी के। वो भी कहाँ के बनते हैं? चाइना में। एक तो सीधा संगत कंघी भी जो बनाते हैं, जो सबसे सस्ती कंघी भी आती है, वो इंडिया की नहीं होती है। कहाँ की होती है? चाइना की। जो झालर आप लगाते हैं ना, तिरंगा जो झालर लगा है ना हर जगह, वो कहाँ का बनाया है? इंडिया का नहीं बना था। कहाँ का बना है? चाइना का। क्या आपके अंदर काबिलियत नहीं है? बोलिए, क्या आपके पास इनोवेशन नहीं है? आपके पास स्किल नहीं? क्या आप पढ़ते नहीं है? कि क्या नहीं आपके पास? लेकिन क्यों नहीं करते हैं? केवल खाना, सोना, घूमना और बस यही रह जाता है। स्टेटस मेंटेन करना, कि पड़ोसी से हमारा स्टेटस कैसा है, उससे उल्टा उठे तो गांव के स्तर में हमारा स्टेटस कैसा है और हम किसको दबा सकते हैं, किसका हम 2 अंगुल हड़प सकते हैं, यही नहीं, किसकी दबंगई चढ़ा सकते हैं, कितना हम लोगों से वसूली कर सकते हैं, यही नहीं, धोखाधड़ी करके चाहिए किन प्रकार। क्योंकि हम उधर पार्टी सोचते नहीं। तो जब वो नहीं सोचेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी, है कि नहीं? क्लियर है इसमें? आगे चलिए, अगला पॉइंट है नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, ये आपके प्रमुख कार्य, ठीक है ना। इसमें से कोई दिक्कत, जो पॉइंट और टॉपिक ना समझ में आया हो या कोई वर्ड ना समझ में आया हो, क्योंकि ये सब आपके अंदर याद होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि इस 4 कार्यों में एक कार्य गायब कर देगा, कोई घुसा देगा और आपको इससे मिलता जुलता रख देगा, फिर कहेगा कि इसमें गलत कौन है, वही निकालिए। इसी 4 टॉपिक में वो कह देगा इसमें गलत कौन है। अगर ध्यान से आपने नहीं पढ़ा है, दिमाग में नहीं है, तो क्वेश्चन गलत करके जरूर आ पाएंगे। इसलिए उद्देश्य और कार्य और संगठन संरचना, ये 3 चीज को प्रमुख रूप से आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया कि कहीं कोई डाउट है किसी के अंदर? समझ में आया कि नहीं? सबके समझ में? अच्छा, अब आ जाता है कि योजना आयोग और नीति आयोग में तुलना की, तो कर लेंगे आप लोग, कम से कम 2-3 पॉइंट तो कर ही लेंगे।
नीति आयोग क्या साल के लिए काम करता है? भाई पहला चीज योजना आयोग केंद्रीकृत योजनाओं पर काम करता था और ये विकेंद्रीकृत योजनाओं पर काम करता है। और वो धन क्या करता है? आवंटन करता था और ये धन का आवंटन नहीं करता था। इसके अलावा इसमें केवल 5 वर्ष की योजनाएं चलाई जाती थी और इसमें 3 प्रकार की योजनाएं चलाती हैं: 15 वर्षीय, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। किस प्रकार की? अल्पकालीन 3 वर्षीय यानी कार्यकारी एजेंडा के रूप में, कार्यकारी एजेंडा के रूप में, और रणनीतिक कार्यक्रम यानी 7 साल कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि बांदा का विकास हो, ठीक है। और 15 से 20 साल के लिए हम यहाँ के दीर्घकालीन प्लान की बात, ठीक है ना। तो 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय। जो 15 वर्षीय होगा वो क्या होगा? आपका विजन होगा। क्या होगा वो? विजन होगा। जैसे एक इंडिया विजन 2020 है ना, विकास से संबंधित सतत विकास कार्यक्रम है। ये सब क्या है? आपकी रणनीति है, ठीक है ना। इसके अलावा और बताइए क्या? योजना आयोग में सभी मुख्यमंत्रियों को प्रतिनिधित्व नहीं था और ना ही उपराज्यपालों का था। और नीति आयोग में सभी सीएम का है, सबका योगदान इसमें। और नीति आयोग में शोध संस्थानों का, विश्वविद्यालयों का कोई महत्व नहीं था, शामिल नहीं किया जाता था उनको। और वर्तमान समय में सभी को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो प्रमुख चीज है जो आपके से होनी चाहिए वो क्या है? हाँ? नहीं, वो तो हो ही चुका है। हाँ? राज्यों से परामर्श तो लिया जाता है, मूल्यांकन नहीं होता था, वो ठीक है। सबसे बड़ी जो है कि आम पब्लिक टू सेंट्रल की ओर था। ये जो नीति आयोग है आम जनता से केंद्र की ओर है, यानी जनता के लिए, जनता की भाव विचारों को, जनता की समस्याओं को लेकर के है। और वो क्या था? केंद्र से जनता की ओर। इसका मतलब क्या था? ये केंद्र है और ये आम जन है। तो ये यहां से केंद्रीय योजना आयोग था और यहां से जब चलने लगा ये नीति आयोग, ठीक है ना, कि आम जनता की भी राय ली जाती है कि बांदा के विकास के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए। एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जिसको जो सुझाव देना है वो सुझाव दें। यह नीति आयोग में काम, जैसे अभी एक ड्राफ्ट आया है, आज ही आया है हमारे पास, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे कैसे एडमिशन लें, या उनके विकास के लिए हमारे देश के विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की गतिविधियों में भाग लें, रूपरेखा तैयार करें कि उनके बराबर या उससे अधिक आए, उसकी एक रूपरेखा तैयार करके सभी प्रिंसिपल, सभी कॉलेज में, कैसे पहले कभी होता था? सीधे एसी में बैठा हुआ आईएएस अधिकारी जो नीति बना दिया, वहाँ का जो बाबू बना दिया, वही आप पर लागू हो जाता है। अब क्या है? आपकी किस क्षेत्र की क्या समस्या है, किसी विद्यार्थी की क्या समस्या है, उसको हम वहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी के अंदर कौन कौन सी कमियाँ हैं, या हमारे संस्था के अंदर कौन कौन सी कमियाँ हैं। अगर सुधारना होगा तो हमारी राय ली जाएगी तो बेहतर सुधरेगा। अगर वहाँ से बैठे लखनऊ से व्यक्ति अधिकारी कह जाएगा इस कॉलेज में यह कर दो, क्या वो उसके लिए उपयोगी हो या उपयोगी न, तो यह कार्यक्रम क्या होगा? अच्छा हो गया, बुरा होगा? बुरा होगा। तो इस प्रकार की आम जनता टू
केंद्र की ओर, ठीक है ना। इसको दोनों में अंतर को लिखाने की आवश्यकता तो है नहीं, यह है आवश्यकता नहीं ना। टाइम पूरा हो गया आपका, अभी है 10 मिनट है। होगा सर, 1 घंटे की वीडियो थी, बन गई। देखिए 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटे 10 मिनट है। अभी और आगे चलाएं या छोड़ दें? हाँ? आप लोग की जो समस्या है क्वेश्चन आंसर जो देते हैं इसी चर्चा में, आप क्वेश्चन आंसर को उठाइए, या अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए नीति आयोग और नीति आयोग के अंतर 60 नहीं, बस ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे इसी में नीति आयोग में जो अब तक उन्होंने क्या क्या कार्य किया है। भाई 2015 से लेकर के आप क्या चल रहा है इस समय 2022, इन्होंने क्या क्या कार्य किया देश के अंदर, किस किस क्षेत्र में और क्षेत्रीय परिषदों के अंदर, और क्या क्या इसको कल करके समाप्त करते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है पहले इसी में आईएएस का भी क्वेश्चन बनेगा, पीसीएस का भी क्वेश्चन बनेगा। एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। कितने लोग हैं जो क्वेश्चन सॉल्व आईएएस और पीसीएस का किया है एक बार, एक वर्ष का? भाई आप तो पीसीएस का पेपर दिया है आपने, है ना, आपको पीसीएस का अनुभव है कि पीसीएस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आईएएस का क्वेश्चन किसी ने किया है सर, या आईएएस का पेपर किया है किसी ने? दिल्ली के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ना, देखे थे? हाँ? पेपर है तो आपने उसको चेक किया कि क्या क्या पूछे जाते हैं, किस किस विषय से पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसका आपने मूल्यांकन किया है। जो आपका प्रमुख कार्य है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आते हो, आपको ये सोच करके कि आपको आईएएस बनना है, तो उसके अनुसार आप सिलेबस में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? सिलेबस इकोनॉमिक्स में क्या क्या रखा गया ये पता है आप लोग को? आईएएस और पीसीएस में लगभग सिलेबस एक ही बराबर है, कुछ का अंतर है। क्या या इकोनॉमिक्स में आईएएस के सिलेबस में क्या क्या है? भाई वही पढ़ने को आ रहे हैं आप, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सर बेवकूफ़ बना रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं। हम तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। हम तो ऐसे बहुत सी चीज़ पढ़ाते चले जाएंगे आपको, और साल भर फिर पढ़ाएंगे और एक क्वेश्चन मिलेगा और इकोनॉमिक्स पर पढ़ाएंगे आप, और आप काट भी नहीं सकते सर इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोगों के पास आईएएस और पीसीएस के सिलेबस है? ये 2, 3, 4 लोग। सभी विद्यार्थी आवश्यक रूप से सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आईएएस और पीसीएस के दोनों के सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और विषय वाइज, ठीक है ना, कि क्या सर पढ़ा रहा है और क्या क्वेश्चन बन रहा है उसका भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। और उसके अनुसार आप चेक कीजिए कि सर सही पढ़ा रहे हैं किसी भी विषय पर, नॉट फॉर इकोनॉमिक्स, ऑल द सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, जो पूछा जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन कारण है, कुछ तो वर्ष के पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको क्वेश्चन पढ़ते तुरंत दिमाग में आ जाए कि आज का ये सही होगा, और नहीं अगर पढ़ाया आपने, डाटा नहीं है, तो 1 मिनट से 2 मिनट आप सोचते रह जाएंगे, तब तक अगला क्वेश्चन जो आसान आने वाला है वो आपका छूट जाएगा। और उलझाने के लिए कम से कम आधे पेज का एक क्वेश्चन रहे और उसका आंसर बिल्कुल क्विक आ जाएगा। ऐसे भी अगर सिंसियरली ढंग से आपने उसको नहीं पढ़ा तो वो आपका आंसर नहीं करेगा। तो आप कितना कंसंट्रेट होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, ये आपका सबसे पहला प्रश्न है। तो आप आज तय कीजिए कि हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है,
तो सबसे पहले सिलेबस हमारे दिमाग में हो कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है, क्या क्या चीज़ है। ये तो पता है कि पीसीएस में क्या क्या पूछा जाता है। कितने केस के पेपर होते हैं पीसीएस में? जीएस के पेपर कितने होते हैं? 4। ऑप्शनल कितने होते हैं? ऑप्शनल 2 होते हैं। ऑप्शनल तो अब 1 हो गया है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। ऑप्शनल अब क्या हो गए हैं? 1 हो गए हैं। इसके बाद क्या पूछा जाएगा? ऐसे, निबंध और एक हिंदी या इंग्लिश, दोनों में एक आपको चूज करना है। लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश में पास होना मस्ट है। अगर उसमें आप 33% नंबर नहीं पाए तो चाहे आप जीएस में बहुत अच्छा आपने किया हो या इसमें ऑप्शनल में, वो काफ़ी आपकी जांच ही नहीं जाएगी, खोली ही नहीं जाएगी। इसलिए आपकी वर्तनी, लिखावट शुद्ध होनी चाहिए। चाहे वो इंग्लिश का आप टेस्ट दोनों का होगा, हिंदी का और इंग्लिश दोनों का, और दोनों क्वालिफाइंग होंगे केवल, उसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। ये क्लियर है कि नहीं आप लोग को? सभी लोग क्लियर नहीं था आप लोग को? आप आ रहे हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन यूपीएससी की रूपरेखा के विषय में तो आप जानिए उसको। है? सभी विद्यार्थियों को जानना है। और यहां से इस बार कम से कम आधे लोगों को आना है, पीसीएस में भी आईएएस में। कितने लोग कमर करके तैयार हैं? बोलिए, कितने लोग तैयार हैं इस चीज को ऐसा करने के लिए? अच्छा ये बताइए, कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं? पहले ईमानदारी से बताइएगा। और पढ़ते भी हैं तो क्या? नावल पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं या केवल मनोरंजन करने के लिए पढ़ते हैं या सिलेबस को पूरा करते हैं और क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करते हैं? कैसे पढ़ते हैं? सही दिशा में। जैसे कहावत है ना कि जहाज में पेट्रोल पूरा फुल है, उस पार जाने के लिए पर्याप्त है, हाँ? और उसके बाद कुछ बच भी जाएगा, लेकिन उसको सही दिशा का ज्ञान नहीं है और वो लंबा लंबा क्या करता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा और उसमें पेट्रोल खत्म होने के बाद वापस उसी किनारे पर चला आएगा। क्या ऐसी पढ़ाई हो रही है? हमको लग रहा है कि 90% लोगों की पढ़ाई ऐसी हो रही है। जा तो रहे हैं, सर पढ़ाएंगे, नोट कर लूँगा, फिर घर में आके खाऊंगा, बनाऊंगा, चाहे भाई बहन के साथ झगड़ा करूंगा, थोड़ा मार्केट करूंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा, फिर अगले दिन तैयार हो जाऊंगा। कहाँ पहुंचना है ये दिशा का ज्ञान शायद अभी भी लोगों को नहीं। क्यों नहीं? ये जहाँ भी आप पढ़ते हो, बैठते हो, सोते हो, एक बोर्डर पोस्ट में बना लीजिएगा कि आपको पढ़ना है, तैयारी किसकी करनी है? आईएएस की। कोचिंग किसकी चल रही है? आईएएस की। आईएएस की और पीसीएस की दोनों के सिलेबस आपके सरहाने एकदम ठीक दिखाई देना चाहिए। और कितना आपने तैयार कर लिया है और कितना बाकी है और किस रेशियो से आप पढ़ाई करेंगे, कितना पढ़ाई करें कि मैं सिलेबस को पूरा कर सकूं। यह एक बौद्धिक लड़ाई है, कुश्ती नहीं लड़ना है आपको, केवल दिमागी लड़ाई है। कितने लोग ऐसा कर लेंगे 2 से 3 दिनों में, चार्ट तैयार करके अपने सामने जहाँ पढ़ते हो, जहाँ सोते हो और जहाँ खाते हो, 3 जगह वो अपना चिपका दे हैं? और मोबाइल पर देखना भी है तो सिलेबस देखिए, कौन कितना तैयार किया, कैसे क्या बना आईएएस, उसको देखिए। क्या अंदर आपके अंदर कमियां हैं, उस दौड़ में शामिल होइए, तब तो हमारा पढ़ाना सार्थक है। अन्यथा
क्लास तो हम तो BA पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स तो वहाँ भी पढ़ाते हैं। जो बच्चे पास हो जाएंगे BA फिर चले जाएंगे, सेकेंड ईयर में छोड़ देंगे, फिर 2 साल आएंगे, पूछेंगे बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, खेती कर रहा है, कहीं जॉब वो मिली नहीं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता हर जगह घूमा है, लेकिन मेरे लिए जॉब ही नहीं है, तो क्या आगे फिर खेती कर रहा है। तो वो कहानी ना हो कि पेट्रोल फुल भरा हुआ है, पूरी जवानी है, पूरी जोश है, लेकिन फिर भी गोल गोल घूमने में ही, मोबाइल, मीडिया, बाजार और खाने पीने में ही दोस्त में अपनी इतना व्यस्त है। आपने एक डायरेक्ट लक्ष्य रखा है, जज्बा रखिए कि हमको ये बनना है, तो उस हिसाब से आप डाइट कीजिए और पढ़ना ज़्यादा नहीं, 6 से 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ लीजिए साल भर। आपको PCS और IAS बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ईमानदारी से। और जितना पढ़ते हैं ये क्वेश्चन कीजिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया तो सारा क्वेश्चन, जैसे नेशनल इनकम, ठीक है, IAS ऑफिसर दोनों। तो नेशनल इनकम आप मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आप पढ़ भी चुके हो, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके तो IAS ऑफिसर में क्वेश्चन को निकाल के देख लीजिए कि नेशनल इनकम से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तब तो हमारे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का सार्थक है। और एग्जाम में जब पूछेंगे और किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप उसको ये आपकी क्या होनी चाहिए काबिलियत, इससे जुड़ा क्या मतलब है जी। क्या बजे पढ़ना है आपको? किस क्लास के लिए? PCS के लिए। अच्छा, PCS की 2 बजे से 5 बजे तक चले, ठीक है। और भर दिया आपने फार्म, वहाँ पे सुरेंदर होंगे, जाके कार्यालय में ले लीजिए, अभी जाके ले लीजिए, अगर दे रहे हो तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? ठीक, बताइए। आप लोग अपनी समस्या हमको बताएंगे तो हम कुछ दूर कर पाएंगे, ऐसा टाइम पास तो आप भी करेंगे और हमारे भी एनर्जी लॉस होगी, कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, हमें सरकार तनख्वाह देती है कि हम लोग भी पढ़ाए तो हमारा काम चले, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारा पढ़ाए और विद्यार्थी IAS ऑफिसर जुड़े। मैं उस विद्यार्थी से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ, तो जितने उम्मीद करता हूँ वो अच्छा पढ़े और जितने अच्छे ढंग से वो समझेगा, हमारे क्लास बच्चों को जितने ढंग से वो समझेगा, उतने ही अच्छी तरह से देश और समाज के विकास में आर्थिक सहयोग के रूप में तो नहीं, लेकिन नीति के रूप में, कार्य के रूप में करेगा। और वो क्या होगा आगे, जैसे इससे पहले प्रदेश में इस अभ्युदय योजना की शुरुआत नहीं, तो ठीक है, 1-2 DM थे तो बेचारे क्या करते थे, वो अपने ऑफिस में 5 बजे तक ऑफिस होती थी, 4 बजे 5 बजे, और 5 बजे के बाद उनकी DM की ऑफिस कोचिंग क्लास के रूप में कर दी, कुछ ऐसे भी थे और कुछ के भी यहाँ के भी थे। हाँ, लाइब्रेरी में जो अभ्युदय योजना, अभ्युदय का नाम हमें नहीं दिया था उसका, और ये अभ्युदय कैसे बच्चों को उत्थान किया जाए, इस संदर्भ में अभ्युदय के तहत उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। और फिर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को भेजा। अपने देश के ऐसे वर्ग, ऐसे लोग जो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता अफोर्ड नहीं कर पाए, जो दिल्ली में खर्च नहीं कर पाए, क्लियर कर पाए, यहाँ पर खर्च क्लियर नहीं कर पाए, तो वो उनके डिस्ट्रिक्ट में रह करके ही वो उनकी वह कोचिंग उपलब्ध करा दी जाए उनके शिक्षकों के द्वारा, ताकि वो बच्चे कर सकें। इसका मुख्य थीम ये है, और इस थीम के तहत आपको मानवपूर्ति नहीं करना। तो वो मैं देखना चाहता हूँ इस बार के रिजल्ट में कि आप लोगों का कितनी जज्बा है, कितना रिजल्ट आने वाला है। अभी तो आप लोगों ने कोई फेस नहीं किया है, लेकिन अब की बार का जो आएगा PCS और IAS दोनों का, मैं सबकी देखूंगा और सबका अकाउंट करूँगा कितने लोग हैं और कहाँ की समस्या है। तो हमसे पूछे, मैं चाहे किसी भी विषय का है मैं उसको गाइड कर दूँगा और उस रिजल्ट को। और उसके साथ साथ जब आप IAS बन जाते हैं तो किस क्षेत्र की कौन सी समस्या है, किस जिले की क्या समस्या है, उसको आप दूर करते हैं। तो ऐसे तब अपने घर की अपनी समस्या नहीं दूर कर पाएंगे, लेकिन सोचते जरूर हैं, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अगर कार्य कर सकते हैं तो नहीं, क्यों?
देखिए कि आपके पास पावर ही नहीं, यह है पावर। वो पावर कैसे आएगी? जब 22 और 20 बोलेंगे, माँ पिता का भी नाम रोशन करेंगे। क्लियर विजन हुआ कि नहीं आप लोग? कितने लोग इस पर काम करेंगे? कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करोगे। बड़े आराम से थिएटर रूम में बैठो जैसे बैठे, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि सर क्या पूछे और क्या जवाब देना है, दिमाग कहीं और है कि नहीं? तो चले, अच्छी बात है। आज यही सवाल को बंद करते हैं और अपनी पढ़ाई पर आप पूरी तरह से फोकस कीजिए।